हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अस्मिता स्टार चैनल में स्वागत है। तो ये चैनल मैंने खासकर टीजीटी गृह विज्ञान के लिए बनाया हुआ है। मेरे जो भी साथी, मेरी बहनें जो किसी कारणवश अपना गृह विज्ञान का नोट्स नहीं बना पाए हैं, वो मेरे नोट्स से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था निर्णय प्रक्रिया के बारे में। उसमें हमने बजट पढ़ा था और शक्ति व्यवस्थापन के पार्ट फर्स्ट 2 पढ़े थे, और हमने उसमें कार्य सरलीकरण भी पढ़ा था। तो और थोड़ा सा पार्ट ही बजट पढ़ा था। तो आज हम वही मनी मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें आगे आपका बजट एक बार फिर से आएगा, थोड़ा डीपली आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। आइए, मनी मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट। धन व्यवस्थापन का अर्थ। धन सभी भौतिक साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन धन व्यवस्थापन पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन का प्रयोग करता है, अतः धन व्यवस्थापन एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। धन किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक या मानसिक कार्य के परिणाम स्वरूप आय के रूप में प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि को प्राप्त करता है। धन का मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करके, अर्थात कम से कम धन का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक साधनों को उपयोग में लाना धन व्यवस्थापन कहलाता है। आय। आय का तात्पर्य सभी प्रकार के लाभों एवं सेवाओं से है, जो कि प्रवाह में एक परिवार को एक निश्चित समय में प्राप्त होते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्न, सेवा, संपत्ति के उपयोग के बदले में किसी निश्चित अवधि के अंदर जो प्राप्त होती है, वह आय कहलाती है। आय का उपार्जन। आपका आवश्यकताएं में प्रयत्न है और संतोष है। आय का उपार्जन। आय का उपार्जन 2 तरीकों से होता है। पहला आपका उपार्जित आय, दूसरा अनुपार्जित आय। उपार्जित आय में क्या है? व्यक्ति स्वयं प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आय की प्राप्ति होती है। अनुपार्जित आय। व्यक्ति स्वयं प्रयत्न न करके दूसरों पर आश्रित होता है, अर्थात वह आय बिना परिश्रम के पैतृक धन संपत्ति, लॉटरी, उपहार आदि के अंतर्गत प्राप्त होती है। पारिवारिक आय के साधन, जिसमें आपका वेतन आता है। यह आय जो मानसिक प्रयत्न या मानसिक श्रम के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, वेतन कहलाता है। वेतन व्यक्ति के कार्य की प्रकृति, श्रम, कुशलता, योग्यता, अनुभव और पदानुसार दिया जाता है। वेतन प्रतिमाह कार्य के अनुसार दिया जाता है। इनमें अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे मकान, वाहन सुविधा, बोनस, ग्रहण, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि। मजदूरी। श्रमिक या मजदूर को शारीरिक प्रयत्न या श्रम के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली आय मजदूरी कहलाती है। मजदूरी 2 प्रकार से दी जाती है। पहला आपका कार्यानुसार मजदूरी, अर्थात मजदूर द्वारा किए गए कार्य के समय के अनुसार, दिन घंटे के अनुसार। बोनस। अतिरिक्त पैसा, आय, किसी कंपनी में काम करने पर कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला उपहार आदि। यह बोनस प्रायः 6 माह या 1 साल में एक बार प्राप्त होता है। रॉयल्टी। पारिश्रमिक। यह लेखकों को प्राप्त होने वाली आय है। लेखक को अपनी पुस्तक लिखने के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वह रॉयल्टी कहलाती है। यह लेखक और पब्लिशर के बीच का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह लेखक को पुस्तक की बिक्री के अनुपात में मिलता है। ब्याज। पूंजीपतियों द्वारा जब अपनी पूंजी आर्थिक कार्यों में लगाई जाती है, उससे मिलने वाली आय को ब्याज कहते हैं। ब्याज की दर का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के नियम द्वारा होता है। ब्याज बैंकों द्वारा भी दिया जाता है। अब आता है किराया। किसी व्यक्ति को अपनी वस्तु कुछ समय हेतु उपयोग करने को देने पर जो भुगतान लिया जाता है, उसे किराया कहा जाता है। यह मासिक, वार्षिक भी हो सकता है। लॉटरी। लॉटरी से भाग्य को आजमाया जाता है। लॉटरी सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं द्वारा चलाई जाती है। इससे प्राप्त होने वाली आय आकस्मिक आय में आती है। यह धन कमाने का अच्छा साधन है, परंतु अनिश्चित होती है। भत्ता। वेतन के अतिरिक्त एक निश्चित कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि भत्ता कहलाती है, जैसे यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता आदि।
यह पूर्व निश्चित और वेतन के अनुसार होता है। छात्रवृत्ति शिक्षा के स्तर को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए तथा ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं की शिक्षा को आगे प्रोत्साहित करने के लिए तथा मेधावी छात्र छात्राओं के लिए सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली राशि को छात्रवृत्ति कहते हैं। पेंशन या ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार निश्चित मात्रा में प्रतिमाह प्राप्त होने वाली आय को पेंशन कहते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात वेतन से काटा गया धन तथा उस पर ब्याज का प्रतिशत प्रदान कर एक बार में प्रदान की गई राशि ग्रेच्युटी कहलाती है, जैसे पीपीएफ, पीएफ फंड। पैतृक संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों और उत्तराधिकारियों को जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे ही पैतृक संपत्ति कहते हैं। उपहार यह निश्चित आय नहीं होती। उपहार गिफ्ट आर्थिक स्थिति एवं संबंधों के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। आय के प्रकार 3 होते हैं। आय 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। आपका वास्तविक में 2 पॉइंट है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। मौद्रिक आय यह आय जो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है मौद्रिक आय कहलाती है। मुद्रा यानी रुपया के रूप में। ग्रास व क्रेंडल के अनुसार मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रम शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। वास्तविक आय यह वह आय है जो व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा प्राप्त होती है अथवा वह आय जो मौद्रिक आय को खर्च करके प्राप्त होती है वास्तविक आय कहलाती है। ग्रास व क्रेंडल के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का वह प्रवाह जो एक परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होता है वास्तविक आय कहलाता है। वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यक्ष, वह आय जो किसी परिवार को बिना धन खर्च किए जो वस्तुओं और सेवाओं द्वारा प्राप्त होती है प्रत्यक्ष आय कहलाती है। उदाहरण पुस्तकालय सुविधाएं, पार्क, स्कूल, पुलिस सुरक्षा, समुदाय द्वारा प्राप्त मुफ्त सेवाओं या सामाजिक आय आदि। अप्रत्यक्ष आय यह वह आय है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक आय खर्च करके प्राप्त करते हैं। ग्रास व क्रेंडल के अनुसार अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत यह वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जो कि परिवार को किसी चीज़ के बदले में ही साधारण मुद्रा के बदले में प्राप्त होती हैं। मानसिक आय को देखना संभव नहीं है परंतु इसको अनुभव किया जा सकता है। ग्रास व क्रेंडल के अनुसार मानसिक आय से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा उसकी वास्तविक और मौद्रिक आय से प्राप्त संतोष से है। ऐसी आय जो मौद्रिक और वास्तविक आय के उपभोग के बाद संतुष्टि प्रदान करता है वह मानसिक आय कहलाती है। व्यय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अथवा संतुष्टि प्राप्त करने हेतु खर्चा किया गया धन व्यय कहलाता है। अब आते हैं व्यय के प्रकार पे, जो कि 3 हैं, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय और अन्य या अनिश्चित व्यय। निश्चित व्यय क्या है? ऐसा व्यय जिस पर कोई परिवर्तन कटौती नहीं की जा सकती उसे निश्चित व्यय कहते हैं। जैसे इसमें आपका मकान का किराया, स्कूल की फीस, बिजली का बिल आदि। अर्धनिश्चित व्यय ऐसा व्यय जिसमें परिवर्तन हो सकता है अर्थात जिसमें लचीलापन हो वह अर्धनिश्चित व्यय कहलाता है। जैसे बड़े की जगह छोटे घर में रहना, सस्ते कपड़े आदि लेना, कम सुविधाओं का प्रयोग करके आवश्यकताएं पूरी करना आदि। और अन्य या अनिश्चित व्यय इसके अंतर्गत सामाजिक, व्यक्तिगत, विलासितापूर्ण, देशाटन इत्यादि पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं। इसमें आकस्मिक दुर्घटना, बीमारी आदि भी आते हैं। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? व्यय को प्रभावित करने वाले पारिवारिक आय, परिवार का आकार, पारिवारिक स्तर, परिवार में बच्चों बड़ों की संख्या, रहने का स्थान, धार्मिक एवं सामाजिक परंपराएं, गृहिणी की योग्यता और कुशलता। अन्य कारक में गरीबी, शिक्षा का स्तर, अंधविश्वास, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि। अब हम आते हैं बजट पे। पिछले में भी मैंने बजट के बारे में कुछ चर्चा की थी तो इस पे आगे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका और भी रिवीजन ही हो जाएगा। बजट आय व्यय के उचित संतुलन को बजट कहते हैं। ये पूछा जाता है। आय व्यय के उचित संतुलन को बजट कहते हैं। इससे गृहिणी को
उसकी आय व्यय की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिससे गृहिणी विवेकपूर्ण ढंग से आय व्यय में समायोजन करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु खर्च करती है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण परिवार को सुख और संतोष का अनुभव होता है। उन्हें शारीरिक व मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। निखिल व डार्सी के अनुसार धन के व्यवस्थापन को सभी प्रकार की आय के उपयोग की योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका सामान्य उद्देश्य प्राप्त साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। बजट के प्रकार। बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट क्या है? वह बजट जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति की जितनी आय है वह उतना ही खर्च भी कर देता है, जिसमें कोई बचत नहीं होती, वह बजट संतुलित बजट कहलाता है। जैसे 10 आय बराबर 10 व्यय बराबर 0। जितना रहेगा उसका उतना खर्च रहेगा तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। बचत का बजट। जब किसी व्यक्ति की आय अधिक और व्यय कम होता है, तब व्यक्ति द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन खर्च करने के बाद भी उसके पास कुछ मात्रा में धन बच जाता है, तो वह बजट बचत का बजट कहलाता है। इसे ही आदर्श बजट भी कहते हैं। जो बचत का है उसे ही आदर्श का बजट भी कहते हैं। इसमें आपका क्या है कि 10 आय बराबर 8 व्यय, तो 2 बचा, तो वही आपका बचत का बजट है। बचत का बजट। जब किसी व्यक्ति की आय अधिक और व्यय कम होता है, अतः व्यक्ति द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन खर्च करने के बाद भी उसके पास कुछ भाषा में धन बच जाता है। अब घाटे का बजट क्या है? जब व्यक्ति की आय कम हो और व्यय अधिक हो तो वह बजट घाटे का बजट कहलाता है। 10 आय बराबर 12 व्यय। 10 हमारे पास है तो हम 12 खर्चा कर दे रहे हैं, तो -2 हो जाएगा। अन्य बजट में क्या है? पूर्ण बजट। ऐसा बजट जिसमें हर एक छोटे से छोटे मद को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात छोटे छोटे सभी मदों को जोड़कर बजट तैयार किया जाता है, वह पूर्ण बजट कहलाता है। आंशिक बजट। ऐसा बजट जिसमें केवल बड़े बड़े मदों का ध्यान रखकर ही बजट बनाते, तो वह आंशिक बजट कहलाता है। प्रमाणित बजट। इसमें सभी मदों की एक रूपरेखा बना ली जाती है और प्रत्येक बार उसी को आधार मानकर या ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है, तो वह प्रमाणित बजट कहलाता है। वास्तविक या सैद्धांतिक बजट। ऐसा बजट जिसमें आय और व्यय दोनों की सही स्थिति का अनुमान लगाया जाता है और उनके हिसाब से बजट का निर्माण किया जाता है, वह बजट ही वास्तविक या सैद्धांतिक बजट कहलाता है। प्रायः यह बजट कल्पना तथा अनुमान पर आधारित होता है। अब है आपका औसत बजट। वह बजट जिसमें किसी वर्ग विशेष के सभी परिवारों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, औसत बजट कहलाता है। अब डॉक्टर एंजिल्स लॉ ऑफ, जो पिछले में आपको बताया गया है ना, मतलब एंजिल्स लॉ का नियम है, अर्थशास्त्री हैं, वही उन्हीं का बजट के बारे में यहाँ भी है। 1857 ईस्वी में जर्मन की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्नेस्ट एंजिल ने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं पर जीवन स्तर के अनुरूप अनुकूल व्यय का प्रतिशत निर्धारित किया। इसे ही एंजिल के नियम से नाम से जानते हैं। इनके बजट में कुछ प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। एंजिल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भोजन पर व्यय कम हो जाता है। एंजिल के अनुसार आय वृद्धि होने पर मकान, ईंधन, प्रकाश, बिजली पर खर्च सामान्य रहता है। एंजिल के अनुसार आय वृद्धि होने पर मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है। नोट: एंजिल के नियम का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें बचत का प्रावधान नहीं है। व्यय के मध्य निम्न वर्ग, मध्यम, धनिक। पिछले में भी आपको हमने परसेंटेज बताया था ना, वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए भोजन में कितना है निम्न वर्ग के लिए, मध्यम के लिए, धनिक के लिए, वस्त्र में क्या है, इनके लिए वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट पार्ट 2, जिसमें आपका बचत आता है, सेविंग। सामान्य अर्थ में कुल आय में से व्यय को घटा देने पर जो शेष बचता है उसे ही बचत कहते हैं, अर्थात आय और उपभोग व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। बचत की आवश्यकता हमें क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है।
बचत भविष्य की सुरक्षा प्रदान करती है, आपातकालीन स्थिति में उपयोग, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक, मानसिक स्थिति प्रदान करती है, आय में वृद्धि हेतु, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु, आकस्मिकता में सहायक, सेवानिवृत्ति के पश्चात उपयोगी, अयोग्यता की स्थिति में। बचत के साधन क्या हैं? बैंक, कहाँ आप अपनी बचत को मतलब रख सकते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो ग्राहक के धन की रक्षा करती है तथा उधार देने एवं धन के विनियोग की सुविधा देने के लिए धन प्राप्त करती है। बैंक शब्द इटालियन भाषा के बैंकों से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलना। यह संस्था सरकारी व गैर सरकारी दोनों हो सकती है। बैंक के खाते के प्रकार, बैंक में मुख्य रूप से 5 प्रकार के खोले जाते हैं। खाते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के खोले जाते हैं। कौन कौन सा है आपका? निश्चित अवधि खाता, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, गृह बचत खाता। स्थायी जमा और निश्चित अवधि खाता क्या है? ये आपका पहला पॉइंट है। इस प्रकार के खाते में निश्चित अवधि के लिए पैसों को जमा कर दिया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकाला भी जा सकता है। इस प्रकार के खाते में ब्याज दर अधिक होती है। बचत खाता, इसमें जन सामान्य के लिए खाते खोले जाते हैं। इसमें पैसे निकालने तथा जमा करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे सप्ताह में 3 से 4 बार पैसे जमा या निकाले जा सकते हैं। इसकी ब्याज दर कम से कम 45% होती है। चालू खाता, इसका उपयोग व्यापारियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि व्यक्ति इसमें चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकता है वह निकाल भी सकता है, परंतु इसमें ब्याज दर बहुत ही कम अर्थात न के बराबर होती है। आवर्ती जमा खाता, इसी को हम लोग आरडी कहते हैं। यह खाता छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा छोटी छोटी बचत करके एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें हर एक माह छोटी रकम जैसे 1500 से अधिक 12 माह से 120 माह तक की किसी भी अवधि के लिए जमा कर सकते हैं। अवधि पूर्ण होने पर सारा पैसा ब्याज सहित खाता धारक को प्राप्त हो जाता है। अब है आपका गृह बचत खाता। यह खाता छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करता है। इसमें बैंक द्वारा खाता धारक को एक गुल्लक यानी बॉक्स दिया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बचत की राशि को डालकर इकट्ठा किया जाता है और माह पूर्ण होने पर वह पैसा बॉक्स से निकालकर बैंक में जमा कर दिया जाता है। गुल्लक या बॉक्स को पुनः वापस देता है और उसे फिर भरकर बैंक में देते हैं। अब आपका आता है टाइप ऑफ चेक, चेक के प्रकार। वाहक चेक, यह चेक सबसे खतरनाक चेक होता है। इसमें घोटाला होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसका भुगतान कोई भी करवा सकता है। यदि इस प्रकार का चेक गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो इसकी सूचना तुरंत बैंक को देनी चाहिए। इसे असुरक्षित चेक भी कहते हैं। आदेशक चेक, इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द को काटकर आदेशक या ऑर्डर शब्द दिया जाता है। इस शब्द के लिए लिखे जाने से बैंक का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह सही व्यक्ति को ही चेक का भुगतान करे। यह सबसे सुरक्षित चेक होता है। रेखांकित चेक, इसमें चेक के बाईं ओर 2 तिरछी लाइन खींच दी जाती है। यह सुरक्षित चेक है और इसका भुगतान नकद नहीं होता। इसमें पैसे खाते से खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यह चेक 2 प्रकार का होता है। सरल रेखण चेक, इसका भुगतान किसी भी खाते में हो सकता है। विशेष रेखण चेक, इसका भुगतान उसी खाते में किया जाता है जिसका नाम चेक पर लिखा होता है। विकृत चेक, जो चेक उपयोग करने लायक नहीं रह जाता है अर्थात फट जाता है, कट जाता है या गल जाता है, उसे विकृत चेक कहते हैं। बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है। निसार चेक, चेक जारी होने के 6 माह अगर उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो वह चेक निसार चेक कहलाता है। अप्रतिष्ठित चेक, यदि बैंक किसी चेक का भुगतान नहीं करती या मना कर देती है तो उसे अप्रतिष्ठित चेक कहते हैं। अप्रतिष्ठित चेक कई कारण से होते हैं। हस्ताक्षर बैंक के नमूने के समान न किए गए हों, चेक ठीक से लिखा न गया हो, चेक निसार हो, अंकों शब्दों में लिखी गई धनराशि में अंतर हो, लिखने में कटिंग की गई हो, ओवर राइटिंग हो, चेक देने वाला व्यक्ति स्वयं को पैक देने से मना कर दे,
स्वयं को चेक देने से मना कर दे, चेक कटा फटा हो। यात्री चेक, यह किसी भी स्थान पर घूमने या यात्रा के दौरान प्रयोग किया जाने वाला चेक है जिससे लंबी यात्रा में नकद पैसे रखने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। इस चेक का भुगतान कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। खुला चेक, इस चेक में कोई राशि नहीं लिखी जाती परंतु चेक के ऊपर धनराशि की सीमा लिख दी जाती है। प्राप्तकर्ता उस सीमा के अंदर की धनराशि भरकर उसे प्राप्त कर सकता है। कोरा चेक, इस प्रकार के चेक में कोई धनराशि नहीं लिखी जाती। प्राप्तकर्ता अपनी इच्छा अनुसार इसमें राशि भरकर निकलवा सकते हैं किंतु यह आवश्यक है कि उसमें भरी राशि जमाकर्ता के खाते में होनी चाहिए। पूर्व तिथि चेक, इस प्रकार के चेक में पहले से तारीख लिखी रहती है। इस प्रकार के चेक का भुगतान लिखी गई तारीख से 6 माह तक कर सकते हैं। उत्तर तिथि चेक, यदि किसी चेक पर आने वाली तारीख डालकर लिखा जाता है तो उस चेक का भुगतान उस तारीख पर या उसके बाद किया जाता है। इस प्रकार का चेक उत्तर तिथि चेक कहलाता है। अब आता है आपका डाक खाना, पोस्ट ऑफिस जिसको हम कहते हैं। डाकघर का प्रयोग छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह बैंक के समान ही होता है परंतु इसमें ब्याज की दर बैंक से कम होती है। इसमें संचयी अवधि एफडी तथा बचत खाते खोले जाते हैं परंतु चालू खाता नहीं खोला जाता है। राष्ट्रीय बचत पत्र, इसमें व्यक्ति धनराशि के प्रमाण पत्र क्रय करता है। एक निश्चित समयावधि के लिए व्यक्ति पत्र को अपने पास रखता है तथा अवधि समाप्त होने पर पत्र देकर धन वापस ले लेता है। यह पत्र हमेशा 10 के गुणांक में ही होता है। एनएससी 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत पत्र जो कि एक व्यक्ति का अधिकार है। संयुक्त प्रकार का पत्र, 2 नॉमिनी होते हैं, एक की मृत्यु पर दूसरे को भुगतान में क्या है, दोनों जीवित दोनों को बराबर। संयुक्त पत्र 2 नॉमिनी, भुगतान एक को ही होता है, जीवित होने या मृत्यु होने पर कोई कंडीशन नहीं है। अब हम आते हैं जीवन बीमा पे। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम की स्थापना 16 जनवरी 1956 को एक अधिनियम के तहत हुई। जीवन बीमा व्यक्ति एवं जीवन बीमा निगम के मध्य एक समझौता है जो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि भविष्य में उसके ग्राहक ने जिस प्रकार की पॉलिसी खरीदी है उसमें व्याप्त सारी शर्तों का निगम द्वारा पालन किया जाएगा। यह ऐसी सुविधा है जो कि जोखिम को समाप्त करती है तथा अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तित करती है। अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तित करती है। उद्देश्य क्या है? परिवार का संरक्षण, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, संपत्ति कर जिसमें आपका शैक्षिक कार्य, चिकित्सा ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, विवाह ऋण सब आता है। जीवन बीमा के प्रकार क्या हैं? आजीवन बीमा, बीमा करता जीवन भर प्रीमियम जमा करता है परंतु भुगतान भरने के बाद उसके परिवार को होता है। सीमित भुगतान जीवन बीमा, इसमें जीवन भर बीमा करता प्रीमियम जमा नहीं करता बल्कि एक निश्चित अवधि तक ही जमा करता है और बीमा करता की मृत्यु या अवधि समाप्ति के बाद भुगतान उत्तराधिकारी का हो जाता है। बंदोबस्ती बीमा योजना, अवधि पूर्ण होने तक व्यक्ति जीवित रहता है तो भुगतान व्यक्ति को अन्यथा उत्तराधिकारी का हो जाता है। फिर दी बंदोबस्ती बीमा योजना क्या है? निश्चित अवधि तक पैसा जमा करते हैं तथा अवधि समाप्त होने पर प्रीमियम का 2 गुना भुगतान प्राप्त करते हैं। संयुक्त बंदोबस्ती योजना, 2 व्यक्ति मिलकर पति पत्नी मिल या 2 घनिष्ठ संबंधी बीमा करते हैं। किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भुगतान दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। विशेष बंदोबस्ती बीमा योजना, यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जिनकी धनोपार्जन अवधि कम समय की होती है, जैसे मूर्तिकार, फिल्मकार, गायक। इनकी पहली कुछ प्रीमियम ज़्यादा राशि की होती है, 5 प्रीमियम, तथा उसके बाद कम होती हो जाती है। यह बीमा उन लोगों की ओर ध्यान देकर बनाया गया है जिनकी आय सीमित समय में ज़्यादा तथा उसके बाद कम हो जाती है। निश्चित अवधि बंदोबस्ती तथा शिक्षावृत्ति पॉलिसी, इसमें माता पिता द्वारा अपने बच्चों के भविष्य हेतु एक निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर रकम बच्चों को किस्तों में प्रदान की जाती है परंतु यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ता है। समयावधि पूर्ण होने पर उत्तराधिकारी को स्वतः पूरा भुगतान प्राप्त हो जाता है। अंश जिसको शेयर कहते हैं,
किसी व्यक्ति द्वारा बड़े उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, अतः उद्योग चलाने के लिए मिश्रित पूंजी की कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी की पूंजी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, जिन्हें शेयर कहते हैं, और इन्हीं शेयर्स को जनता में बेच दिया जाता है और कंपनी को जो लाभ प्राप्त होता है उसे हिस्सेदार के हिस्से से जोड़कर दे दिया जाता है। ऋण पत्र, यह शेयर से कम रिस्की होता है तथा इसमें ब्याज की दर निश्चित होती है। इसमें कंपनी के फायदे या नुकसान का कोई प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। प्रोविडेंट फंड, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए उनकी मासिक आय से कुछ हिस्सा काटकर सेवानिवृत्ति के समय दिया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। सहायक अंशदान, इसमें सिर्फ वेतन से कटा हुआ पैसा प्रदान किया जाता है परंतु कोई अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होती। साधारण अंशदान, इसमें वेतन के साथ कुछ हिस्सा संस्था द्वारा भी प्रदान किया जाता है। पिग्मी योजना, इसका संबंध सिंडिकेट बैंक से है। यह एक आकर्षक व रुचिकर योजना है जो ग्रामीण लोगों में छोटी छोटी बचत की आदत विकसित करने के लिए चलाई गई थी। बचत को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं? इच्छा, योग्यता, सुविधा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमारा यहीं तक रहेगा। और मैं इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं उसको शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक तो ज़रूर दबा दें। और बस कल हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। ये सब अभी होम मैनेजमेंट में ही चल रहा है, तो हम कल पढ़ेंगे होम डेकोरेशन के बारे में, जिसके साथ आपको उसमें कला के सिद्धांत वगैरह बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।